एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर सेल का थर्ड पार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पर आपको पर डे कुछ सेट्स मिलेंगे जिसका आपको होमवर्क करके लाना है और उसका सोल्यूशन आपको पर डे मिलेगा। और अगर उसके बाद भी डाउट्स है तो आपको कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेल में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े थे। ओके, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े थे जिसमें साइटोप्लाज्म थ्री थिंग्स से मिलकर बना था, जिसमें से पहला था साइटोसोल, सेकेंड वन इज योर सेल ऑर्गेनल्स, ओके, एंड द थर्ड वन इज योर सेल इंक्लूजन्स। ओके, जिसमें से साइटोसोल हो गया था। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सेल ऑर्गेनल्स कहते किसको है। तो देखिए, सेल ऑर्गेनल्स आर सब सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर performing different functions of सेल। क्या कहा मैंने? ये सेल का एक सब सेलुलर पार्ट है। मतलब मान लेते हैं कि ये सेल है तो सेल के अंदर का एक सब सेल है जो मेम्ब्रेन के फॉर्म में, ये नहीं कि ऐसे खुला हुआ है, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, नहीं, ये एक मेम्ब्रेन के फॉर्म बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जो कि सेल का डिफरेंट फंक्शंस को करता है। डिफरेंट फंक्शंस कहने का मतलब कौन से डिफरेंट फंक्शंस जिसको करते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग जान सकते हैं वो है सिंथेसाइज करने का। ओके, सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज कर रहा है हमारे सेल के अंदर? क्या सिंथेसाइज कर रहा है? क्या कपड़ा का सिंथेसाइजिंग हो रहा है या पैंट का सिंथेसाइजिंग हो रहा है? नहीं, तो हमारे सेल के अंदर सबसे पहला चीज जो सिंथेसाइज कर रहा है कोई सेल ऑर्गेनल जो है प्रोटीन। ओके, द सेकेंड वन कैन बी योर लिपिड्स एंड द थर्ड वन इज योर एनर्जी, एटीपी जिसको कह सकते हो। ओके, तो ये सारे चीज़ें जो सिंथेसाइज कर रही है हमारे एनिमल सेल में। अब कुछ चीज़ें आता है जो प्लांट सेल में सिंथेसाइज करने के लिए होता है, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, ये सारे चीज़ों को कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिंथेसाइज करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिंथेसाइज करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है योर प्रोटीन। आखिर ये प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? तो आप लोग जानते हो राइबोसोम्स का नाम सुने होंगे। ओके, तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, लिपिड को सिंथेसाइज करता है एसईआर, उसके बाद एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, स्टार्च हमारे क्लोरोप्लास्ट में। स्टार्च कहने का मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस इसको आप लोग कह सकते हो। सिंपली स्टार्टिंग में इसको समझ सकते हो। स्टार्च कहने का मतलब आखिर स्टार्च को सिंथेसाइज कर रहा है कि नहीं? स्टार्च फोटोसिंथेसिस से स्टार्च रिलीज हो रहा है। मतलब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्टार्च का रिलीज हो रहा है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, पहला चीज था सिंथेसाइज करने का। दूसरा चीज हो सकता है सिक्रीट करने का। क्या सिक्रीट करना? सिक्रीट, तो सिक्रीट करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, कुछ सेल्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कुछ सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ओके, उसी तरीके से कुछ सेल्स का काम होता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन किस चीज़ के डाइजेशन का? एंडोसाइटोसिस के बारे में आप लोग जाने। उसी तरीके से कुछ सेल अगर किसी चीज़ को अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं तो उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे लाइजोसोम मान लेते हैं हमारे सेल के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उस चीज़ को जो डाइजेस्ट करते हैं वो है हमारे लाइजोसोम्स। ओके, उसी तरीके से कुछ सेल्स जो होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं, जो यहाँ पे एटीपी हुआ सिंथेसाइज किए जिसमें एनर्जी जनरेशन हुआ जो एटीपी के द्वारा हुआ, जो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। ओके, तो ये था हमारा सब सेलुलर काम, जो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका कुछ काम। ये पूरी तरीके से नहीं, ये बस आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ओके, अब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में सिंथेसाइज जो करते हैं उनके बारे में जानते हैं। जो पहला चीज़ है एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। ओके, ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो हमारे सेल में किसी चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं उसके बारे में। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आखिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहते हैं, ये चीज़ पहले समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ समझने से पहले व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक structure running through the cytoplasm. ओके, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो ये एक ट्यूब का नेटवर्क है, मतलब अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ओके, कहाँ पे है? तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर रन कर रहा है। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। ओके, इसके बारे में एक और पॉइंट आता है कि इसका एक एंड, वन एंड कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक, ये मान लेते हैं हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक एंड सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है एंड अदर इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस से एक एंड इसका कनेक्टेड होता है। ओके, तो एक एंड साइड ये हमारा सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड, सेकेंड न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है। ओके, अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 3 स्टेट्स में अकर करता है। ठीक है, 3 फॉर्म्स में अकर करता है, मतलब अकर्स इन 3 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में अकर करते हैं? 3 फॉर्म्स में। ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ओके, अकर्स इन 3 फॉर्म। पहला होता है सिस्टर्ने के फॉर्म में। ओके, फर्स्ट वन इज सिस्टर्ने फॉर्म, सेकेंड वन यू कैन से इट एज वास्कुलर एंड द थर्ड वन इज ट्यूब्युलर। ओके, सिस्टर्ने कहने का मतलब क्या होता है? ओके, सिस्टर्ने ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हल्का ट्यूब के फॉर्म में होता है बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, देखिए, एंड इट कंटेन्स राइबोसोम्स। ओके, ये हो गया सिस्टर्ने स्ट्रक्चर। अब आपका वास्कुलर जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, जो आपका ट्यूबुलर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स के फॉर्म में, जहाँ भी प्रेजेंट होगा ट्यूब्स के फॉर्म में। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 3 फॉर्म्स में अकर होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में प्रेजेंट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर SER। S मतलब स्मूथ, S मतलब स्मूथ और E मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो SER इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज RER। RER, R means rough और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये 2 टाइप के जो हमारे ER होते हैं वो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन SER और सेकेंड वन RER। SER स्मूथ कहने का क्या मतलब हुआ और रफ कहने का क्या मतलब हुआ? तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में राइबोसोम्स एब्सेंट हो,
ओके, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में राइबोसोम्स एब्सेंट हो तो उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए, एब्सेंट राइबोसोम्स, ओके, तो ऐसे को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स का एब्सेंस होता है, इसीलिए किस चीज़ का सिंथेसाइजिंग करता है, तो ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स का और सिक्रीट भी करता है लिपिड्स। ओके, अब जो सेकंड वन इज योर आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, तो राइबोसोम्स हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसाइजिंग करते हैं। राइबोसोम्स हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन के सिंथेसाइज राइबोसोम्स को बनाता है, ये अपने ऊपर सरफेस पे स्टोर करता है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए आरईआर कहते हैं। एससीआर को एक ग्रैनुलर भी कहते हैं, आरईआर को ग्रैनुलर भी कहते हैं। क्यों एक ग्रैनुलर कहते हैं, क्यों ग्रैनुलर्स कहते हैं, समझ गए, राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो देखिए, पहला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एससीआर का एक फंक्शन लिख देंगे और एक आरईआर का फंक्शन लिख देंगे, तो दो टाइप का फंक्शन हम लोग को मिल गया। तो एससीआर का जो फंक्शन होता है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं लिपिड्स का फॉर्मेशन, थोड़ा हिंदी, ओके, लिपिड्स का फॉर्मेशन और सिक्रीशन। ओके, मतलब लिपिड्स को बनाना और उसका सिक्रीशन। सेकेंड वन, आरईआर का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन और सिक्रीशन ओके, इसमें से एक और हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा सेल है, अगर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहे तो हमारा सेल कभी भी ये अमीबा के जैसा हमेशा शेप अपना चेंज करते रहेगा, बट नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होने के कारण ये हमारे सेल को एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है। ओके, प्रोवाइड्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू सेल। जैसे हमारा बॉडी में अगर स्केलेटन ना हो तो हमारा बॉडी कभी खड़ा नहीं हो सकता है, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, जैसे कि पी के हमारा बॉडी आया हुआ है। तो उसी तरीके से हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे सेल को थोड़ा सपोर्ट देता है, फ्रेमवर्क देता है। उसी तरीके से जैसे देखिए, अभी हम लोग को बताएं कि एक एंड जो होता है हमारे न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है और जो सेकेंड एंड होता है इसका वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो ये जो इसके मान लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ जब बनता है तो इस चीज़ को इस सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का काम यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, तो ये था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन स्टूडेंट्स। तो अब सेल ऑर्गेनेल्स में जो ऑर्गेनेल्स जो सिंथेसाइज करते हैं उसमें से एक और चीज़ आता है आपका प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, प्लास्टिक मत समझ लीजिएगा। ओके, प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो ओनली इन प्लांट सेल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। मतलब ये क्या है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका कभी कभी शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, इनका यूजुअली शेप स्फेरिकल शेप का हो जाता है, कभी कभी डिस्क शेप में ये मिलते हैं। ओके, तो यूजुअली इसका शेप कैसा हो जाता है, शेप स्फेरिकल होता है और डिस्क शेप का हो जाता है। ओके, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, हैज़ इट्स ओन डीएनए। ओके, हर सेल के पास अपना डीएनए होता है, उसी तरीके से हर सेल के इस सेल ऑर्गेनल के पास अपना डीएनए होता है। ओके, अब इसके साथ देखिए, इट हैज़ 2 पार्ट्स।
मतलब ये दो पार्ट्स में होता है या फिर दो रीजन्स में होता है, या फिर ये दो रीजन्स, पार्ट्स और रीजन्स। पहले को आप कह सकते हो ग्रैना एंड द सेकेंड वन कैन बी योर स्टोमा। ओके, देखिए इसके पास दो रीजन होता है या दो रीजन ये शो करता है, जिसमें से एक होता है ग्रैना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्रैना किसको कहते हैं और स्ट्रोमा किसको कहते हैं वो चीज़ अभी बता रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज ग्रैना? तो ग्रैना आर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन डिस्क क्वाइड सैक्स, मतलब ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इट इज मेम्ब्रेनस डिस्क शेप्ड सैक। ठीक है, ये ग्रैना जो होता है ये एक मेम्ब्रेनस है, ये भी मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ओके, डिस्क के फॉर्म में होता है और सैक होता है। एक ऐसा सैक है जो डिस्क के शेप में है और मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। और इसके अंदर सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? कंटेन्स क्लोरोफिल। क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। ग्रैना के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। अब जो स्ट्रोमा होता है वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का? मैट्रिक्स का। तो स्ट्रोमा क्या होता है? वो मिक्सचर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप समझ लिए, कुछ होमोजेनस मिक्सचर, जैसे वाटर हो गए, सॉल्ट हो गए, म्यूकस हो गए, ये सब चीज़ों का मिक्सचर उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसका मिक्सचर है जिसमें ग्रैना एम्बेडेड होता है, विच हैज़ ग्रैना एम्बेडेड इन इट। मतलब स्ट्रोमा क्या होता है? एक मैट्रिक्स का मिक्सचर है जिसके अंदर ग्रैना प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए, अब जो आपका प्लास्टिड होता है, ये जो प्लास्टिड आपके अभी हम बताए थे सेल ऑर्गेनल, सिंथेसाइजिंग सेल ऑर्गेनल में जो प्लास्टिड है ये 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज योर ल्यूकोप्लास्ट, second one is your chromoplast and the third one is your chloroplast। ओके, देखिए प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड वन इज योर क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो और क्लोरो में कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, क्रोमो और क्लोरो में आसमान जमीन का अंतर होता है। देखिए अब पहले देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट का। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? तो ल्यूकोप्लास्ट समझिएगा आर कलर लेस प्लास्टिड। क्या है ल्यूकोप्लास्ट? क्या है? तो एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास कलर नहीं होता, मतलब कलरलेस प्लास्टिड होता है, जिसका काम होता है फॉर स्टोरिंग फूड स्टोर करता है। फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है? रोटी सब्जी के तो फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, तो फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? आर कलरलेस प्लास्टिड स्टोरिंग फूड। स्टोर फूड किस चीज़ का करता है? तो स्टार्च स्टोर करता है और ग्लूकोज स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, लिपिड स्टोर करता है। ओके, प्रोटीन स्टोर करता है, लिपिड स्टोर करता है। उसी तरीके से जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है आर कलरफुल प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट क्या है? तो आर कलरफुल प्लास्टिड। ये कलरफुल प्लास्टिड है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर कलरिंग फ्रूट्स एंड लीव्स। आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स, जैसे सेब है, सेब का कलर लाल होता है, मैंगो है, मैंगो का कलर रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है। उसी तरीके से जो हमारा ये ऑरेंज जो है, संतरा जो है वो भी ऑरेंज कलर का होता है। तो ये सब चीज़ के अंदर कलर कहाँ से आता है? तो ये हिबिस्कस का फूल लाल होता है, उसी तरीके से कुछ सदाबहार होते हैं जो वाइट होते हैं, कुछ पिंक होते हैं। तो ये सब चीज़ों में कलर कहाँ से आता है? तो ये सब कलर इस क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड से आता है। ओके, तो ये कलरफुल प्लास्टिड है जो कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड कंटेनिंग
क्लोरोफिल। क्या है? ऐसा प्लास्टिड है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल कैसा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है। ओके, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे लीव्स होते हैं, उसको ग्रीन कलर कौन देता है? तो क्लोरोप्लास्ट देता है। तो हमारे कह रहे हैं प्लांट को जो ग्रीन कलर देता है वो होता है प्लास्टिड। अब देखिए, तो अब हमसे अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि राइट द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड का आप फंक्शन लिखिए, तो फंक्शन में आप क्या लिखिएगा? ध्यान से देखिएगा, यही आपका फंक्शन हो जाएगा। क्या? पहला प्लास्टिड क्या था? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट भी एक टाइप का प्लास्टिड है, तो इसका जो फंक्शन होगा वही प्लास्टिड का फंक्शन होगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन आप क्या लिखिएगा? फॉर स्टोरिंग फूड। पहला फंक्शन मिल गया, स्टोरिंग फूड। उसी तरीके से दूसरा क्रोमोप्लास्ट फॉर कलरिंग, तो दूसरा फंक्शन क्या मिल गया? रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है, और क्लोरोफिल किस चीज के लिए होता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस क्या सिंथेसाइज करता है? तो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। तो मतलब फूड सिंथेसाइज करता है। तो पता चल गया सेल ऑर्गेनल जो सिंथेसाइज करते हैं उसमें से प्लास्टिड आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स यही प्लास्टिड था। स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनल्स में तीसरा ऐसा सेल ऑर्गेनल जो सिंथेसाइजिंग में हेल्प करता है, जिसमें एटीपी के बारे में अभी हम लोग को बताए थे, जो एटीपी का सिंथेसाइज जिससे एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी सिंथेसाइज जिससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं, वो एटीपी सिंथेसाइज करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? सिंपल लैंग्वेज में कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये चीज़ भी आपसे पूछ सकता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, एटीपी सिंथेसाइज करता है, और ये एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। ये सेल को पावर देता है, और सेल को पावर मिलेगा तो सेल मिलके टिश्यू बनाता है, तो टिश्यू को पावर मिलेगा। टिश्यू से ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन को पावर मिलेगा। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम को पावर मिलेगा, और ऑर्गन सिस्टम्स अगर पावरफुल है तो ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहेगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक और चीज़ है, इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। ओके, इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। और इसके साथ एक और चीज़ है, ये मैमल्स के आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। ओके, आरबीसी सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया मैमल्स के आरबीसी सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये इसके साथ एक और चीज़ है। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए किसको कहते हैं? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों पावर हाउस है ये भी जान लिए। उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, वो मैमल्स के आरबीसी सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अब देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में जाने थे। यूकैरियोटिक सेल का जितना भी सेल ऑर्गेनल्स होता है वो बाउंडेड होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी बाउंडेड ही है। हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में बाउंडेड ही प्रेजेंट होता है, बट डबल बाउंडेड होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है। एक मेम्ब्रेन आउटर जो होता है वो स्मूथ होता है, बट जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की ओर गया हुआ होता है। मतलब द इंटरनल बाउंड्री इज पुश्ड इनवर्ड। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो इंटरनल बाउंड्री है वो अंदर की ओर पुश किया गया। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर अंदर पुश हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर अंदर पुश हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर अंदर पुश हो गया। ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, मैट्रिक्स जिसको कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये था इसका रफ डायग्राम। अब हम आपको इसका वेल लेबल डायग्राम बना के दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जिसको हम ब्लैक मार्कर से आप लोग को दिखा रहे हैं, ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन।
ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, ये आपके अंदर में जो ग्रीन डॉटेड स्ट्रक्चर है ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो रेड वाला बना हुआ वो उसका डीएनए है। और यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हर जगह देख रहे हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टा कहते हैं। द फोल्डेड स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स एंड इट्स डीएनए। दिस इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फंक्शन हम लोग ये जान लिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो पहला फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसाइज करके हम लोग को एनर्जी देता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब देखिए इसका कभी कभी फंक्शन होता है कि बॉडी में कैल्शियम को ये स्टोर भी कर सकता है और कभी कभी रिलीज भी करता है। ओके, मे स्टोर कैल्शियम एंड रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होता है तो ये रिलीज भी करता है। इसका एक और फंक्शन होता है ये अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है। जितने भी टाइप्स के प्रोटीन हमारे शरीर में बने हुए हैं सारे अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं, तो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स ये था आज का क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।